हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो उसे जाकर के पहले आप लोग देख लें। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट जो 2 है उसको देखें। इसकी लिस्ट एक प्लेलिस्ट बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पर्यावरण अध्ययन के, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दें। जो बच्चे पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ईवीएस की जो क्लासेस चल रही है उसमें आपके किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका हरियाणा टेट हो, पंजाब टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, सी टेट हो, आपका राजस्थान टेट हो, जो अब रीट नाम से जाना जा रहा है, तो जितने भी एग्जामों में पीआरटी लेवल पर ईडब्ल्यूएस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन के सामने आपको ये किस एग्जाम में आया है, कौन से ईयर में आया है, ये भी मेंशन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 30 क्वेश्चन आज फिर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हो, चाहे अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर आप सीटेट की तैयारी करते हो, तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। चलिए 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे पहले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब जब बात करें हम कि प्रैक्टिस सेट जो पहला वाला था उसकी लिंक आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? अब आपका क्वेश्चन ये यूपी टेट 2018, उत्तराखंड टेट 2014। अब उत्तराखंड टेट को यू टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब 2014 में ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे इसका नाम यूके टेट था, ठीक है। तो कहीं पर आपको यू टेट भी मिल सकता है और यूके टेट भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपको दिख गए होंगे, बाघ के लिए, भालू के लिए, या फिर एक सींग वाले गैंडा के लिए, या हंगोल के लिए। तो मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से चीज़ें दो बता देता हूँ कि ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। और ये जो प्रसिद्ध है किस लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पाया जाता है, सॉरी कहाँ पाया नहीं, ये कहाँ पर है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, तो वो असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो मैं बात करूंगा डायरेक्ट आंसर की कि आपका इसमें आंसर कौन सा है डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है, ये आपका उत्तराखंड टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि 673 किलो कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, ये आपका यू टेट 2015 यानी कि उत्तराखंड टेट है, और 2014 तक इसका नाम यूके टेट था। तो उत्तराखंड टेट में आपका 2014 और 15 दोनों एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन आपको सभी दिख गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। सामाजिक वानिकी शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध ही आपका क्या है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, वो देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? आपको पता है चिपको आंदोलन किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपका उत्तराखंड से था। ये क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना सारे सेट देखिए, 30 क्वेश्चन के आपके सेट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आपका यूपी टेट 2015 और यूके टेट 2014 में आ चुका है कि जो चिपको आंदोलन की जनक हैं गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था, तो आपका रैणी गांव से किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? आपका उत्तराखंड टेट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है और आपका आंसर हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता आपकी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये आपका उत्तराखंड टेट 2015 में आया हुआ है और उत्तराखंड टेट आपका 2014 में आया हुआ है। अब देखिए, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमने उत्तराखंड टेट को यूके टेट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर यू टेट लिखा हुआ। 2014 के बाद इसका नाम यू टेट हो गया था और 2014 या उसके पहले यूके टेट के नाम से जाना जाता था। इसलिए जो 2014 या उसके पहले के एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आए होंगे उसमें लिखा होगा आपका यूके टेट, और 2014 के बाद यानी कि 15 में जो भी हुए हैं वो सब यू टेट लिखा होगा क्वेश्चन में। तो आपको ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि जो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी आपका है, तो आंसर क्या होगा आपका? कोई बता सकता है इसका कि आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट्स में छोड़िए आप लोग इसको, जो बता सकते हैं। मैं ही बता देता हूं, जो हिमाचल प्रदेश है तो आपका मोनाल जो पक्षी है वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 और आपका यूके टेट यानी कि उत्तराखंड टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भी जगह के फ्लोरा तथा फना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। उत्तराखंड टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन आपने देख लिए, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, UNEP लिख सकते हैं या फिर आप UN ही रहने दें क्योंकि ये संस्था UN की ही है, लेकिन UNEP कर लेते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो UNEP होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती थी? UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर आपका होगा लाल रंग। अगर इसके बात करें कि लाल रंग के बाद किस रंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो फिर आपका हो जाएगा हरा रंग। मतलब सबसे ज़्यादा लाल रंग, फिर उसके बाद हरे रंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, लाल। क्वेश्चन नंबर 41, वनों के महत्व के कारण है। यूपी टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस वनों के जो महत्व के कारण है वो है ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्टी 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु। राजस्थान टेट यानी कि अब रीट के नाम से जानते हैं, पहले आर टेट के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान टेट 2012 यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर आपका होगा बाघ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु हो गया, फिर राष्ट्रीय पक्षी आप इनसे याद कर सकते हैं, मोर हो गया है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया भारत का। तो ये साइन भी आपको याद करने हैं। प्रैक्टिस यही चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है कौन सा है जो कि नवीनीकरण स्रोत है? तो वो आपका हो गया पौधे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मध्य प्रदेश के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग सभी जानते होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। राजस्थान टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपने देख लिए, तो आंसर जो होगा वो होगा परिवार में जिसमें माता पिता हो और उनके बच्चे हों। बच्चे मतलब अविवाहित बच्चे हों तो वो एकल परिवार कहलाता है। जिसमें आपका माता पिता दादा दादी रहते हों तो वो आपका परिवार कौन सा कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाता है। मतलब अगर 3 पीढ़ियां हैं उसमें, उस परिवार में दादा दादी माता पिता, ठीक है, और आप खुद हो गए तीसरी पीढ़ी, तो ये हो जाएगा संयुक्त परिवार। और अगर माता पिता और बच्चे, और वैसे बच्चे जिनकी शादियां ना हुई हों, अगर ऐसे बच्चे साथ में रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका एकल परिवार हो जाएगा। तो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों, ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। जहाँ पर दादा दादी माता पिता और बच्चे साथ में रहते हों उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो अगर आपका संयुक्त परिवार से क्वेश्चन बन जाए तो आप लगा सकते हैं कि जिसमें दादा दादी, जैसे यहाँ पर दिया संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे हों, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, तो ये आपका कहलाएगा संपूर्ण परिवार। तो अगर यहाँ पर आ जाता कि संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है, तब आपका आंसर हो जाता सी नंबर का। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एकल परिवार, तो एकल परिवार में आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? राजस्थान टेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका गलफड़ों द्वारा।
48 नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वह क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर ना आप लोग समझ के लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वातावरण के अनुरूप यानी कि जैसा वातावरण हो वैसे ढल जाना, पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। मतलब पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल हैं आप। मान लीजिए कुछ पौधे होते हैं जो जहाँ पर गर्म और मरुस्थलीय, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो आपका गर्म क्षेत्र होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वो उस वातावरण के लिए अनुकूल हैं, इसीलिए वहाँ पर पाई जाती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले जो शारीरिक लक्षण होंगे वो क्या होंगे, अनुकूलन होंगे, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल हैं, वातावरण के अनुकूल हैं उनके लक्षण। तो आंसर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 49 नंबर का क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। राजस्थान टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन कौन सी किनकी हमें आवश्यकता होती है जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान टेट 2012 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ऑप्शन ए में पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ये सही नहीं है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, बिल्कुल गलत है ये। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल ये सही लग रहा है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य है, ये भी गलत है। यानी कि कथन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण की देखभाल करना, इससे संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई करना, तो आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण वन काट के थोड़ी ना आप करोगे, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये संबंधित नहीं है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सही बात है, बृहद पौधारोपण, बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं, जलाशयों की सफाई, ये सब क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लेकिन जो आपका वनोन्मूलन है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका वनोन्मूलन, यानी कि आंसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। रीट देखिए 2018 में रीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा सुमेलित है। तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है ये आपका कोलकाता में स्थित है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर बात करें कि नवीनीकरण स्रोत का कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो ए है जीवाश्म ईंधन, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सॉरी। बाकी आपके पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला सीटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्यों बैठा रहता है भैंस के ऊपर? तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। याद रखिएगा, जब बगुला भैंस के ऊपर बैठा होता है तो वो परजीवी कीट को खाता है बैठ करके। ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जब मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि जिसमें रखा गया था मछली को, एक्वेरियम में जो पानी भरा गया था का पानी कैसा होता है जिसकी वजह से वो मछली मर जाती है। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि खनिज रहित पानी हो जाता है वो, जिसकी वजह से मछली मर जाती है। अगर आप उसे उबाल के फिर रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा करके उसके एक्वेरियम में भर के उसमें मछली अगर डाल दोगे आप तो वो मछली मर जाएगी। उसका रीज़न है कि वो खनिज रहित आपका पानी हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए इस वाले गोले में आपके क्या हैं, पानी में रहने वाले जंतु, ये आपके ज़मीन में रहने वाले जंतु और ये आपके अंडे देने वाले जीव जंतु। तो अब एक्स यहाँ पर बना है तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन जो आपके दिए हैं उनमें से ऐसा कौन है जो पानी में भी रह लेता हो, ज़मीन में भी रह लेता हो और अंडे भी देता हो? इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन, जैसे मगरमच्छ दिया है, ईल यानी कि सर्पमीन, मछली और शार्क। तो आपको पता है कि जो मगरमच्छ है वो आपका पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रह लेता है और अंडे भी देता है। तो आपका आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा, मगरमच्छ। ठीक है, तो मगरमच्छ आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ये सीटेट 2012 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि जो आपका पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता हो। तो वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी पे जाते हैं। वृद्धि और प्रजनन जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? सीटेट 2013 और 14 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने सुना भी होगा कि जो पक्षी या जो जानवर रात में जागते हैं तो उनको जो चीज़ें होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, केवल काली यानी कि ब्लैक और सफ़ेद देख सकते हैं। जो जानवर रात में जगते हैं वो हर चीज़ को, है ना, ब्लैक एंड वाइट में यानी कि काली और सफ़ेद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं ईवीएस की आपकी थ्योरी की क्लासेस करवाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी वहाँ पर। अभी आप प्रैक्टिस भी करिए, जैसे ही वो पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपका मैराथन क्लास करवा दूंगा ईवीएस की कंप्लीट। ठीक है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। सीटेट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं वही रहते हैं। तो बिल्कुल सही है। जब मैं ईवीएस की आपकी थ्योरी क्लास लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मैं डायरेक्ट वन लाइनर ही आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पर भी। तो आप समझिएगा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनी मेन यानी कि मुखिया होती है और 14-15 वर्ष के ही बच्चे साथ में रहते हैं। इससे बड़े जो हाथी हो जाते हैं वो ग्रुप से बाहर हो जाते हैं और झुंड में जो सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी हो सकती है। अब एग्जैक्ट मुझे संख्या अभी याद नहीं आ रही है,
शायद 15 से 20 आई थिंक इतने ग्रुप में होते हैं, पर एग्जैक्ट संख्या जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि जिस बारे में एग्जैक्ट जानकारी ना हो तो वो बताने से कोई मतलब नहीं है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गलत तरीके से न छप जाए। ठीक है, तो कितने का झुंड होता है लगभग वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही हम लोग थ्योरी सेशन करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से सही आ रहे हैं। पहला, हाथियों के झुंड में हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला। इसके बाद तीसरा, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। तो आपका पहला और तीसरा सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं। सीटेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है इसमें, देखिए सीधे सीधे लिखा है, जब कोई फूल के जो पंखुड़ी होती हैं उनके अंदर फूल के बीच में आपका पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पराग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा सेकेंड है वो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस सेट जो सेकेंड है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। कल आएगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो यूपी टेट में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सी टेट में आए हैं, उत्तराखंड टेट में, राजस्थान टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, हिमाचल प्रदेश टेट में, हरियाणा टेट में, पंजाब टेट में, कहीं से भी किसी भी टेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हों, सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप किसी भी स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में हो, अगर आप लोग सी टेट की तैयारी करते हैं या फिर अपने स्टेट के ही टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पीआरटी लेवल की करते हैं, या फिर मान लीजिए सी टेट में लेवल 2 की भी करते हैं, अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी आपका ईवीएस छोड़ के, जैसे हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, ठीक है, और 1-2 लैंग्वेज हो गई और सीडीपी, ये तो आपकी आनी है। तो बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि जैसे ही अगला एग्ज़ाम हो आपका आराम से क्वालिफाई हो सके। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको कैसी वीडियो लगी, कैसी तरह की हमें सीरीज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो आप लोग क्या करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को इस तरह की सीरीज अच्छी लग रही है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।